अभी am I audible? Yes, sir. तो लास्ट क्लासेस तो जरा मुझे याद दिलाओ मैंने क्या क्या करा दिया था। सर जीरो वर्क डन और आपने 2 क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, मैंने वर्क डन आपको बता दिया था ना, व्हाट इज वर्क डन। इनफैक्ट वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स हम कर चुके थे। अगर एक कांस्टेंट करिए तो वर्क डन कैसे आएगा। अगर कोई नहीं था लास्ट क्लास में तो बहुत ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ है। The dot product of force and displacement, the work done is simply Fs cos theta. This is simply the dot product of force and displacement. आप लिख सकते हो that work done is just Fs cos theta. That's what. Where F is force, S is displacement, theta is the angle between force and displacement. अब इस फॉर्मूले के बाद ये हम तब ये रिलेशन यूज करते हैं जब आपकी फोर्स कांस्टेंट, ये वर्क डन का हम यूज करते हैं फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन आएगा Fs cos थीटा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस के लिए कि अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है तो वर्क डन आप कैसे लोगे, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैसे आएगा। अलग अलग जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी, टेंशन पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन पढ़ा था, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। थ्योरी में कुछ नहीं है, थ्योरी तो बस यही Fs cos थीटा। आप इस फोर्स को घुमाते चले जाओ। ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ये फोर्स फ्रिक्शन हो सकता है, ये फोर्स टेंशन हो सकता है, ये सूडो फोर्स हो सकती है। तो मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसमें ज्यादातर फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। गुड इवनिंग मेत्री। और तुम सब आंसर्स अगर करो ना चैट रूम में तो उस वाले कॉलम में करना है, ये जो हमारा एवरीवन वाला जो कॉलम है। तुम सब प्राइवेट मैसेजेस करते हो, एक बात करता है, बाकी सबको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ओए हाँ, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मैंने कहा था आज से वीडियो फुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वीडियो ऑन करो सब। अरे सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया गाने में। कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं अभी वीडियो ऑन करना शुरू करवाता हूँ। और इसी बहाने तुम लोग पढ़ोगे जरा ढंग से ना। न्यूमेरिकल लिखते हैं जरा। एन इंक्लाइंड प्लेन an inclined plane is moving up with constant velocity v. A block kept on incline is at rest. Calculate work done by gravity, friction, normal reaction. सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलो हाँ दिख रही है सॉरी सर। दिख रहे in time.
तो टी टाइम में वर्क डन चाहिए आपको इन सारी फोर्सेस की वजह से। वर्क डन चाहिए फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, सब कुछ। तो देखो ये कुछ ऐसा है कि एक मैंने कंटेनर लिया हुआ है बड़ा, लिफ्ट मान लो। इस लिफ्ट के अंदर मैंने इंक्लाइन प्लेन रख दिया है। ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ दिया हुआ है, लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। यार ये एक सिंगल न्यूमेरिकल ना बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। यहाँ आपने एक ब्लॉक रख दिया, अब ब्लॉक ऑफ मास है। अब आपको ये देखना है कि इस ब्लॉक में क्या क्या फोर्सेस एक्ट, और ये पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से ही ऊपर जा रहा है। ये मास स्लाइड नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन ये मास रेस्ट में है और पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है। दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर किया होगा? अपवर्ड्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। युवराज एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट, ये लिफ्ट सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सर एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा अब्दुल हन्नान इन टाइम टी? टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये बताओ मुझे। अब्दुल हन्नान डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? पाइथागोरस, डिस्प्लेसमेंट ये पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, यहां से यहां आ गया। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम लिखूं। अगर मैं ये भी यूज करता हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन तो जीरो है, सिर्फ वेलोसिटी तो बचेगी। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया vt। और किस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ये अपवर्ड्स जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट s कवर कर। अच्छा भाई, अब ये बताइए मुझे कि इस मास पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, क्या क्या फोर्सेस होंगी जो एक्ट करेंगी? ये मुझे कौन बताएगा? दिव्यांशी, आज तुम्हारा माइक ठीक काम कर रहा है? मुझे बताओगे नंबर ऑफ फोर्सेस जो इस एंड पर एक्ट कर रही हो, क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी? दिव्यांशी, आजकल इसके mg, वेरी गुड। एक mg एक्ट करेगा बच्चे। और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी यहाँ? नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और कौन सी फोर्स होगी दिव्यांशी? एक फोर्स और बची हुई, एक फोर्स और बची है दिव्यांशी। यस, दिशा बता रही है फ्रिक्शन। भाई देखो, इसकी टेंडेंसी होगी ना नीचे स्लाइड कर जाने की। ब्लॉक की टेंडेंसी है कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है। मुझे हर इंडिविजुअल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है। विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स हो रहा है। मुझे चाहिए पहला वर्क डन बाय mg, और ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा हर्षित। हर्षित, वेट का वर्क डन कितना होगा यार, बता दो जल्दी से। हर्षित, हर्षित क्लास में है? mg cos थीटा। अबे mg cos थीटा क्यों होगा? गलत है। और कोई बताएगा? मनस्विन, मनस्विन बताएगा। यस सर। हाँ, वेट का वर्क डन कितना होगा यार, ये बता दो बस। वेट ये रहा mg, डिस्प्लेसमेंट ये रहा फोर्स। अच्छा चलो, एक स्टेप में लिख दो। ऐसे आता है ना fs cos थीटा, मनस्विन
Yes, sir. अच्छा बस मुझे वैल्यू बता दो, एफ कितना है? mg. mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस में? डिस्प्लेसमेंट कितना है? vt. vt। आखिरी चीज, मुझे cos थीटा बता दो, एंगल कितना है? एंगल बिटवीन वेट सर एंड, cos थीटा कैसे आया? ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है समक्ष, वर्क डन इज fs cos थीटा। यही फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओह यस सर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट माइनस में एंगल कितना होगा? ये रहा mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अगर नहीं बताया बहुत बुरी सुनेगा आज। Sorry, sir. 1 minute. सर मैं बताऊं एंगल? चल माइनस में दे रहे हैं आज। हाँ समक्ष। सर 0 होगा एंगल। हाँ 0 नहीं होगा, मेत्री बताएगी। मेत्री एंगल, सर सॉरी सर एंगल 180 होगा सर। हाँ 180 होगा। एक सॉरी सर सॉरी। दूसरा वेक्टर ऊपर जाए, यस सर। will be 180। सो वर्क डन आ गया वेट की वजह से माइनस mg vt, cos 180 माइनस। Wait, sir, 180 कैसे हुआ? देखो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो वेक्टर्स में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन तो स्लाइड नहीं कर रहा ना। कोई नहीं मेथी, अभी तेरा नंबर और आएगा, अभी और आएगा, अभी आ नहीं सर, मैं ऐसे ही बोल रही थी बस। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। चलो मेथी शुरू। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? पहले तो रिएक्शन हाँ सर आप वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या है? हाँ mg f cos थीटा, फिर mg। एफ कितना? एफ तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा ना। हाँ यस सर। चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? vt v। vs नहीं vt। थीटा कितना? थीटा एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन ये है ना, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? सर 0। 0। सर नॉर्मल रिएक्शन एक बार समझा दो सर। नॉर्मल रिएक्शन सिंपल है समक्ष, जब भी तुम बॉडी को किसी सॉलिड सरफेस पे रख दोगे ना, वो सॉलिड सरफेस बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, इसे नॉर्मल रिएक्शन। लाइक बुक लो और टेबल पे रख दो, टेबल बुक पर एक फोर्स लगाएगी विच इज नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज, डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। टेबल लगा रही है तो टेबल के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये अगर मैं बिल्कुल ठीक से एरो ड्रॉ करूँ ना तो ये ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। समझ एक बार बता मैंने क्या क्या बताया, अभी रिवाइज करो। नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तब होता है सर व्हेन इट इज केप्ट ऑन अ solid surface and it acts perpendicular towards the base such as sir पेंडिकुलर टू द to सर्फेस। the surface yes sir। ये तुम्हारा आंसर तो गलत हो गया। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री नहीं है। कैस्पल बताओगे एंगल क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन में और डिस्प्लेसमेंट? सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे है सर? ये रहा ये जो एरो में बता। सर लिफ्ट ऊपर सर थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक कह रहा है कैस्पल, थीटा है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये नॉर्मल रिएक्शन, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना लिफ्ट का, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स। ये सर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन है, मुझे ये एंगल चाहिए। तो देखो अगर ये थीटा, तो मैं यहां से ले सकता हूँ ये थीटा, तो फिर मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे आ सकता है? ये एंगल ऐसे आ सकता है। कई तरीके हैं। एक मेथड ये है कि अगर मैं इस ब्लू वाली लाइन को और आगे एक्सटेंड करूं और मैं इस वाली को और रेड वाली को भी आगे और एक्सटेंड करूं,
ये हम कई बार कर चुके हैं। अगर ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, और ये एंगल बचता है थीटा। ये जो एंगल है ये एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो एंगल है ये वाला बिटवीन वर्टिकल और नॉर्मल रिएक्शन वाले में, ये थीटा होता है। अगर ये थीटा तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी कितना आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ जो एंगल है दैट एंगल इज cos थीटा। तो W2 यही रह जाएगा NVT cos थीटा। आपको बताएगा, किसी को याद है नॉर्मल रिएक्शन कितना होता था वेट की टर्म्स में? ये मुझे सुधांशु बताएगा। वेट की टर्म्स में नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। देखो ये वेट एक्ट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, mg कई बार सीख लिया। एक कंपोनेंट वेट का यहाँ जाता है जिसका नाम हम लिखते हैं mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होता है जिसका हम नाम लिखते हैं mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन को mg cos थीटा बैलेंस कर लेता है। नॉर्मल रिएक्शन को आप लिख सकते हो mg cos थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg cos थीटा लिखो। और इसके बाद जरा फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। इक्वेशन को नाम दे रहा हूं 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 3 को 2 में रख दो और फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ। सुधांशु देखो थीटा तो ऐसे आएगा ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है सुधांशु, ये डिस्प्लेसमेंट है जो ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल तो थीटा होता है वर्टिकल के साथ। ये थीटा तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ अब्दुल्ला, हाँ 3 को 2 में रखना है। यस 3 को 2 में रखो, इतना लिखो। 3 को 2 में रखो। और मुझे बस एक रह गया फ्रिक्शन वाला वर्क डन। देखो नॉर्मल रिएक्शन मैंने कर दिया कैलकुलेट, फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करो। आंसर सबके दिखे मुझे चैट रूम। में 180 वाला भी मेजरी कौन सा वाला रिपीट करना है? mg वाला। mg वाला। भाई ये तो याद है ना कि नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होता है। हाँ सही याद है। अब कौन सा वाला? mg वाला मतलब ये नहीं 1 वाला, जिससे 1 वाला प्रूव हुआ। ये भाई वेट तो डाउन कर रहा था mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। फोर्स मैंने mg लिया, डिस्प्लेसमेंट vt लिया, एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 कर दिया, माइनस mg vt हो गया। तो सेकंड वाला फिर n वहां पर n कैसे आया? जो सेकंड वाले में आपसे कह रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वो आपसे कह रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल में आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। तो F की जगह n लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह vt लिख दिया, cos थीटा इज cos थीटा, और इस n की जगह उठाकर mg cos थीटा रख दो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के इक्वल हो जाता है। मैत्री अब आया? सर लेकिन हमने f को n से कैसे किया, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जिस फोर्स का वर्क डन Yes, sir. उस फोर्स की वैल्यू रखते हैं, जिस फोर्स का वर्क डन ले रहे हैं। यहाँ वर्क डन हम किसका ले रहे थे? mg का, तो फोर्स की जगह mg रख दिया। mg फोर्स ही है ना, वेट। ओके ओके यस सर, अब समझ में आ गया। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ले रहे हैं तो फोर्स की जगह नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया। मैं आपसे कहूंगा फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन होता। लिख दें। यस सर। समझ अब आया? नहीं सर ये नीचे वाला पार्ट नहीं समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन वाला। नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये डायरेक्शन समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन का सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यस सर कि वो थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है तो ये एंगल थीटा होगा। यस सर। रिएक्शन लिया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ले रहे हैं। यस सर। एंगल नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में थीटा ही है तो cos थीटा आ गया। यस सर। एक्शन होता है ना, वेट के हम कंपोनेंट्स लेते हैं। देखो ये वेट है, ये एंगल थीटा, जिस डायरेक्शन एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट होता है mg cos, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है mg sin थीटा। ठीक, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब सर प्लेन के अलावा
ये इंक्लाइन प्लेन है ना, यहाँ वेट एक्ट कर रहा है mg, ये Yes, sir. यहाँ कॉम्पोनेंट होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin, तो ये mg sin थीटा सर इसमें mg cos थीटा कहाँ पे है? ये। अब ये देखो, ये रिएक्ट कर रहा है mg cos थीटा को, Yes, sir. mg cos थीटा को करेगा, इसीलिए मैंने सिंपली यहाँ लिख दिया दैट n नॉर्मल cos थीटा, इस n की जगह तो ये आ गया mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय vt मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मली एक्शन की जगह mg cos थीटा लिख दिया। अनुभव, गौरव, आंसर्स गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। mg cos थीटा सर आपने 2 बार cos थीटा क्यों लिखा है? एक तो ये था ना, मैंने mg cos थीटा लिखा, Yes, sir. cos थीटा तो पहले से भी था ना, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इस n की जगह mg cos थीटा रखा है, सर n की जगह cos थीटा कैसे आया? n की जगह mg cos थीटा, पूरा mg cos थीटा। ओके सर। सर एक बार आप करा दो क्वेश्चन रिपीट। सर तो ये आ गया mg vt cos स्क्वायर। सर सर वेट और वर्क डन सेम होते हैं, नहीं नहीं, तो सर ये आंसर तो नहीं होगा नहीं? कहाँ से मारा, देखो vt तो आ रहा है। सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ सर, मैंने क्या किया, फ्रिक्शन पहले तो बोलिया फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, वो आ गया, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम था। फिर फ्रिक्शन एंगल बना रहा है 90 प्लस थीटा का, तो cos थीटा में डाला तो माइनस sin थीटा आ गया। अच्छा, हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, mg sin थीटा vt माइनस mg sin थीटा vt sin थीटा माइनस mg vt sin स्क्वायर थीटा। लेकिन गौरव मेरे ख्याल से एक तो कॉस आना चाहिए। देखो रीजन समझो, फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन आता है कैसे, फिर वहीं से तुम्हारे पास कॉस या साइन दिखना शुरू हो जाएगा। समक्ष कुछ फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है? नो सर। फ्रिक्शन इज E2n, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा। अब देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना था, mg sin cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन हो गया म्यू mg cos थीटा, राइट? फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो W3 है, इसे आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। तो देखिए फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अप द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल होगा, समझ मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना आया होगा? अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना बचा होगा, ये वाला सर 90। 90 या 90 माइनस थीटा? सर वो वाला 90 सर माइनस वो 90 माइनस थीटा है सर। सर मेरे को आप पूरा बोलते हो। ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया fs cos थीटा होता है, थीटा सर फ्रिक्शन का फॉर्मूला एक बार बता दो। फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। आपने क्या लिखा है फ्रिक्शन के लिए नीचे? एज इट इज रहा, यस सर। क्या लिखा था? mg cos थीटा। mg cos थीटा रख दिया, तो ये फ्रिक्शन आ गया म्यू mg cos थीटा। अब मुझे अब वैल्यूज रखते चले जाते हैं। भाई एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में? एंगल इज थीटा नहीं है, एंगल इज 90 माइनस। वैल्यू रखते हैं, फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी। डिस्प्लेसमेंट हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, डिस्प्लेसमेंट इज सर वो fs cos 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? इन द फॉर्मूला होता है ना fs cos थीटा, वर्क डन इज fs सर मल्टीप्लाइड, वर्क डन सर फ्रिक्शन का थोड़ी। ये फ्रिक्शन ही हमने बाय फ्रिक्शन लिया था। ये जो W3 है ना, ये W3 है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओके सर। का मैंने फ्रिक्शन रख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह vt रख दिया, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन।
तो ये थर्ड वर्क डन का एक्सप्रेशन। चलो भाई डाउट्स बताना शुरू करो। दिव्यांशी, दिशा, आमना, सुधांशु। जानवी, सर अब आपने 90 माइनस थीटा को साइन थीटा क्यों कर दिया? ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना समक्ष, सर ये कि cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ये तो ट्रिगो से उठाया। ओके सर, अच्छा ओके सर। हाँ मित्र, सर लास्ट वाला प्लीज समझा दीजिए एक बार। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए मुझे, fs cos थीटा होता है। यस सर। देखो फ्रिक्शन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो मैंने फोर्स लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक, फ्रिक्शन तो समझ में आया होगा, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया? यस सर, फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दी, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। sin थीटा। अच्छा सर, तो फाइनल आंसर वो आपने जो वर्क डन 3 वाला निकाला वही है ना? अच्छा अब तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक मिनट युवराज, बस एक मिनट में, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल रिएक्शन वाला वर्क हो। नहीं नहीं, देखो ये जो mg cos थीटा आ गया ना यहाँ पर, ये वाला, ये वर्क डन बाय वेट नहीं है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन है। वर्क डन बाय वेट तो ये था माइनस mg, ये तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन को वेट की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो सिर्फ mg नहीं आया, mg cos थीटा भी आया। तो ये वर्क डन, ये वाला वर्क डन बाय वेट नहीं है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन है अब्दुल्ला। हाँ युवराज। सर इसमें जो हमने सब्स्टिट्यूट करे है, एस की वैल्यू हमने वीटी ली है और हमने यू फ्रिक्शनल कांस्टेंट क्या लिया? म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिख दिया, कुछ गिवन तो नहीं। म्यू गिवन नहीं है। नहीं म्यू गिवन, म्यू की टर्म्स में लिख दिया, म्यू गिवन था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मैंने जस्ट म्यू लिख दिया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं, बस ये दिया था कि इट्स म्यू। सो सर mg cos थीटा f की वजह से आया। mg cos ये वाला, नीचे सर, नीचे नीचे। हाँ जी सर, समझ गया सर, वहीं से आया। ओके, वाली एक्शन से है ना। गॉट इट सर, थैंक यू सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फर्स्ट है, सेकंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आज पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ ले लिया था, सबकी नींद खुल गई। यस सर। तो पुरानी चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट था, सब रिकॉल हो जाता है इसमें। अच्छा अब इसके बाद दूसरा है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरी करने लगे, अभी तक तो फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन अगर यही फोर्स वेरी करना शुरू कर दे तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसे मैं रब कर रहा हूं। तो देखो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो जरा 10 मिनट सुनो समक्ष, अगले 10 मिनट में कहीं गायब नहीं होना। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो देखिए वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर फोर्स वेरी कर रही है, पहले तो एग्जाम्पल ही देख लो वेरिएबल फोर्स का। अगर मैं लिख देता हूं F is 2 न्यूटन, ये ना पोजीशन के साथ चेंज हो रही है फोर्स, ना टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसे आप कहोगे दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं लिखता हूं F is equal to 2x या 2y या 2z, ये फोर्स पोजीशन के साथ वेरी करेगी, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। सो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है, मान लीजिए एक पाथ गिवन है आपको पूरा, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। इस पाथ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट फोर्स इज वेरिएबल। यहां मैं लिख देता हूं ए का कोऑर्डिनेट x1 है, या ए का कोऑर्डिनेट r1 है, बी का कोऑर्डिनेट r2 है,
आपको ए से बी तक इस ब्लॉक को लेकर जाना है, ब्लॉक को ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट। बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एफ, दिस एफ इज अ वेरिएबल, दिस एफ इज अ वेरिएबल। तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका है, आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि वर्क डन आप एफ एस कॉस थीटा लगा दें, ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ये रिलेशन सिर्फ तब वैलिड होगा जब आपकी फोर्स कांस्टेंट है। वेरिएबल फोर्स में आप एफ एस कॉस थीटा यूज नहीं कर सकते। तो आप वेरिएबल फोर्स में क्या करेंगे, आप यहां पर एक स्मॉल पाथ चूज करेंगे, सी डी। अभी तो मैं बहुत डिटेल लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में इतने डिटेल की जरूरत नहीं होती। यहां हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया, मान लीजिए एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया डी आर। पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे सी डी पाथ, वर्क डन फॉर पाथ सी डी। सी डी पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सी डी पाथ का वर्क डन हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सी डी पाथ का वर्क डन इट सिंपली एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो यहां जो फोर्स एक्ट कर रही है ना समक्ष, दैट फोर्स इज वेरिएबल, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। पूरे पाथ में जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट फोर्स इज वेरिएबल। मुझे ए से लेकर बी तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करना। तो उस वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक स्मॉल पाथ चूज किया सी डी। सी से डी तक डिस्प्लेसमेंट है डी आर। तो पहले मैंने सी डी के लिए वर्क डन लिया। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी आर, इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहा है सी डी में फोर्स वेरी होंगे। अब्दुल्ला सी डी इतना छोटा सेपरेशन है ना कि इसमें आप मान सकते हैं कि आपकी फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फोर्स ए से बी तक वेरी कर रही है, बट सी डी इतना छोटा है कि आप कह सकते हो फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब आप ए से बी तक वर्क डन लोगे, सो ए से बी तक वर्क डन के लिए आप इस एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दीजिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो ये फॉर्मूला हो जाता है अगर फोर्स वेरिएबल, कि पहले आप स्मॉल पाथ के लिए वर्क डन करो और उसके बाद उसे पूरे पाथ पे इंटीग्रेट। ये ढंग से तो न्यूमेरिकल के बाद ही समझ में आना शुरू होगा। सर एक बार आप पहले वाले डायग्राम से वापस समझा सकते हो? देखो समझ, डायग्राम में तुम्हें वर्क डन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए से लेकर बी तक। तो ए से बी के बीच में इस मास को लेकर जाना है मुझे, एफ फोर्स अप्लाई करके ए से लेकर बी तक इस मास को लेकर जाना। ए और बी के बीच में मैंने एक स्मॉल पाथ चूज कर लिया विच इज सी डी। तो पहले हम सी से डी तक का वर्क डन ले रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स इज एफ, सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, तो ये आ गया एफ डॉट डी आर, सी डी तक का वर्क। सर एफ डॉट डी आर कैसे आया? ये वर्क डन का फॉर्मूला, ये वर्क डन होता है ना, एफ डॉट एस, ये वर्क डन का रिलेशन। तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट की जगह डी आर लिखी, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। अब इसके बाद इसे इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट कर दिया, ए से लेकर बी तक, ए का पोजीशन R1, बी का पोजीशन R2। एक मिनट आया कैस्पल, R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दिया एफ डॉट डी आर। हाँ कैस्पल, अब बताओ। सर वो अगर ये फोर्स एंड डिस्टेंस के अलावा एंगल के साथ भी वेरी कर रहा होगा तो इंटीग्रेशन में एफ डी आर कॉस थीटा को कैसे करेंगे सर, एक दोनों के साथ के टर्म्स में होगा। और आपसे कह रहा है ट्रांसलेशन का वर्क डन यही होगा, फिर तुम इस डी आर को एंगल की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। हमेशा वर्क डन का रिलेशन यही है,
अगर एंगल की टर्म्स में वेरी कर रहा है तो dr को एंगल में कन्वर्ट करो। अगर फोर्स टाइम की टर्म्स में दे रहा है तो आप dr को टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करें। ओके सर। सो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, लाइक अगर वो कहता है कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपसे कहता है बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, तो ए से बी का जो वर्क डन होगा दैट्स इंटीग्रल r1 to r2 इट्स f डॉट डी। सिर्फ चेंज आ जाएगा, r की जगह x आ जाएगा। अगर x एक्सिस के लॉन्ग है तो जस्ट आप x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं f डॉट। अगर मैं कहता हूं बॉडी इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, बॉडी मूविंग अलोंग y एक्सिस, तो अगर ये बॉडी y एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो वर्क डन सिर्फ इतना होगा, ये जो dr है इस dr की जगह y रख दो, y1 से y2 तक f डॉट dy। सो ये जहां भी जिस डायरेक्शन के अलोंग वेरी करेगी वो यूज कर लेंगे। dr तो जनरल था। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगी। इतना लिखिए, एक एग्जाम्पल करते हैं उससे जरा और क्लियर होगा। सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना होगा उसमें। सर यस, सर हाँ हाँ बताइए। वो फाइनल वर्क डन को हम फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क, हाँ कैस्पल दोबारा बताओ। फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन भी कह सकते हैं सर। हाँ, टोटल वर्क डन होगा। वर्क डन एक पॉइंट पर नहीं होता ना, टोटल वर्क डन एक पॉइंट पर नहीं होता। तो फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन नहीं, पूरा ए से बी तक ले जाने का। सर हाँ गौरव। सर यश यश, हाँ बोलो। सर हम फोर्स का कंपोनेंट क्यों नहीं लेते? एक ही बात है, अगर तुम फोर्स का कंपोनेंट ले लोगे तब भी तो यही आएगा, लाइक से फोर्स इधर एक्ट कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है, दिस एंगल इज थीटा। आपने फोर्स का कंपोनेंट ले लिया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, वहीं तो पहुंच गए, एफ एस कॉस थीटा। यश ठीक है सर। अब तो रब कर दूं, इतना लिख लिया सबने। दिव्यांशी हो गया, तिशा, मानसमन, समक्ष, अंशिका, यस सर हो गया। सबने लिखा? सर एक सेकंड। अंश और अंशिका, तुम्हारा कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है लास्ट क्लास से, सिर्फ एक वर्क डन का एक्सप्रेशन मिस किया एफ एस कॉस थीटा, बस और कुछ नहीं। तो इस टेंशन में मत रहना कि पिछली क्लास छूट गई थी तो इसमें भी समझ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा मिस हुआ है, ज्यादा नहीं। चलो जी, सब लिख चुके हैं, समक्ष भी लिख चुका है, नहीं लिख चुका समक्ष? सर लिख लिया। अगले कुछ दिन तक ना तुम्हें थोड़ी सी परेशानी आएगी, तुमने एक तरह से दोबारा से इस बैच में आओ, तुम्हारा काफी गैप हो गया था, तो जैसे तुम आज पूछ रहे हो ना ऐसा एक वीक तक करते रहो तो बिल्कुल ट्रैक पर आ जाओ। एक वीक तक ऐसे ही चलना है, जहां अटको पूछो 2 बार 3 बार, तब तक नहीं आ रहा, नहीं तो रात में जब मैं डाउट क्लास लेता हूँ तब भी कर लो, तो परेशानी नहीं है। एक वीक में चीजें कंट्रोल में आ जाए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अ फोर्स F equal to 2x Newton acts on a body calculate work done
in carrying body from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter. Ansh, given force is constant or a variable force? Ansh, Sir, variable. variable. तो वर्क डन सिंपल होगा F डॉट समक्ष dr यूज करूं या dx यूज कर सकता हूं? Sir, dx. dx यूज x के लॉन्ग जाओ. So F dot dx limit is from x equal to 1 to x equal to. So the work done is its integral x equal to 1 to x equal to 2. F dot dx, तो अगर आप इसका डॉट लेंगे, this is f dx cos 0. F dot dx is f dx cos 0. If force भी x axis के along, dx भी x axis के along, that's cos 0. तो ऐसे डॉट ओपन करते हैं f dx cos 0. सो आ गया 1 से 2. f कितना दिया है समक्ष? समक्ष 2x, sir, 2x and cos 2x. तो ये हो गया 2x multiplied by dx. अच्छा, कांस्टेंट्स क्या क्या है इसमें? so 1 and 2. या इंटीग्रल 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएं. सर आपने 2 कैसे ले लिया सर उधर, और 2x dx कैसे कर दिया आपने? कह रहा ना 4 की जगह 2x रख दिया. अच्छा, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, and cos थीटा की जगह cos 0 था, 1 हो गया. ओके सर. तो x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2. सो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, वर्क डन आ गया इट्स 2 स्क्वायर माइनस 1. सो यहाँ वर्क डन आ गया सिंपली 4 minus 1, वर्क डन आ गया 3. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स दी हुई है, वर्क डन कैलकुलेट करना सर है. एक बार इंटीग्रेशन समझा दो. हाँ. Yes, sir. अच्छा, इंटीग्रेशन जानवे देखो, यहाँ x की पावर कितनी है? 1. तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं. इट्स x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1. लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2. ऐसे इंटीग्रेट करें. x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 and the limit is from 1. Sir, 1 plus 1 होता जरूरी है यही हो? हमेशा ये जब भी हम इंटीग्रेट. अच्छा, तुम्हारा भी ये बैकअप बचा हुआ है ना, बैकअप भी शुरू करा है आपका, इंटीग्रेशन का भी आपको बैकअप मिल जाएगा. तब तक के लिए यही करना है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए. ओके सर. तो ये आ गया 2 तो था. टू बाहर था, तो इसे अब आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2. सो दिस 2 विल कैंसिल दिस 2 और आप लिख सकते हैं वर्क डन इज, भाई अपर लिमिट कितनी है? 2. x की जगह 2 रख दो, इसे लिमिट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. x की जगह 2 रख दिया, उसका स्क्वायर, माइनस x की जगह 1 रख दिया स्क्वायर, तो 4 minus 1, वर्क डन कितना आ गया? इतना लिखिए. फिर देखते हैं अगर फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है तो क्या होगा. सर जी अंश. सर नीचे ये एक्स स्क्वायर को यूज नहीं करना होता? नहीं, बस एक बार इंटीग्रेट हो गया, x स्क्वायर की लिमिट रख दिया आपने. नहीं तो सर इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 और 1 है तो ऐसे स्क्वायर लेकर माइनस करना है. हाँ, x की जगह अपर लिमिट रखते हैं 2 स्क्वायर, लिमिट स्क्वायर.
चलिए सब लिख चुके हैं, इसको रब करते हैं। अब देखो अगर ये टाइम्स का फंक्शन दे दे, अगर वो ऐसे दे दे कि आपकी फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है, तब क्या होगा? अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपकी फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट अगर फोर्स दे देता है, तब देखो कैसे हैंडल करें। सर हाँ, अगर टाइम डिपेंडेंट होगा तो dx के बदले dt यूज करेंगे हम। रहेगा dx। ओके टाइम का भी होगा तो रहेगा dx। सो अगर मैं आपको दे रहा हूं फोर्स F इक्वल टू 2t लिख देते हैं, एक्ट्स ऑन अ बॉडी। थोड़ा सा और घुमाते हैं, थोड़ा सा और घुमाते हैं। Displacement of a particle of mass 1 kg on a horizontal smooth surface is function of time given by one by 3 t cube. Find work done by external agent for first 1 second. तो देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था वो तो तब था जब फोर्स पोजीशन का फंक्शन, लेकिन अगर उसने डिस्प्लेसमेंट ऐसे दे दिया टाइम का फंक्शन और कहता है अब वर्क डन कैलकुलेट करो, तो पहला काम तो ये कि आपको पोजीशन दी हुई है, फोर्स नहीं दी। x दिया है 1/3 t क्यूब। पोजीशन से फोर्स कैसे ला सकते हैं, कोई बता सकता है? मास गिवन है हाँ दोबारा बोलो समझ। आपकी वॉइस मेरी वॉइस ब्रेक करेगी क्या? नहीं सर। वो सर 1/3 t क्यूब। तो यहां से अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो पहला काम करना होगा, वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे which is derivative of position with respect to time dx over dt। तो इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे d over dt of t cube by 3, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 अलग हो गया, t क्यूब बचा हुआ है, t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t to the power 3 minus 1। तो वेलोसिटी आ गई डिफरेंशिएशन समझा दो सर, मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करा। देखो इसको टी क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, पावर कितनी है 3, जिसे आप लिखोगे 3 पावर से मल्टीप्लाई करोगे, टी टू दी पावर बैक कर दो 3 माइनस। अच्छा माइनस कर देंगे 1 से पावर को, इंटीग्रेशन में ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते, सो दैट्स 3t स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो ये v आ गया, v इज ओनली t स्क्वायर। तो आपने डिफरेंशिएट कैसे करा सर, थोड़ा बता सकते हो? सर स्टार्टिंग से सर मेरा कनेक्शन इशू हो रहा था। v कांस्टेंट है, तो इस 1/3 को मैं अलग ले गया। वी आर डिफरेंशिएटिंग t क्यूब, तो t क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा दिस इज 3 into t to the power 3 minus 1।
पावर से मल्टीप्लाई किया और इस पावर dx upon dt कहाँ से आया आपके पास? dx upon dt और equal to d upon t. वेलोसिटी का फॉर्मूला है. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dx ओवर dt. पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा. x की जगह आपने रख दिया t³/3, 1/3 अलग हो गया. ये फॉर्मूला है. वेलोसिटी इज dx over dt, rate of change of position. 1 by dx upon dt फॉर्मूला है. यही बता रहा है कि x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो v आ जाएगा. सो ये डिफरेंशिएट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर. अब इसके बाद एक्सेलरेशन चाहिए. हाँ सर हमें कैसे पता कि वेलोसिटी निकालनी है? आपको फोर्स चाहिए. फोर्स होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन. यस सर. एक्सेलरेशन चाहिए होगा. एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है. इसीलिए पहले मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट की. उसके बाद अब मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट्स d ओवर dt ऑफ v. वेलोसिटी को लिख सकते हैं t स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन आ गया, इट्स 2t टू द पावर 2 माइनस. सो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया, दिस इज 2. ये एक्सेलरेशन आ गया विच इज 2t. अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ जाएगा. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां देखिए मास कितना है, 1 kg. एक्सेलरेशन इज 2t. सो यहां फोर्स आ गई 2t. नहीं अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. हाँ तो लेकिन उसने तो 1 सेकेंड के लिए पूछा था ना. फोर्स कैलकुलेट करी, 0 से 1 सेकेंड के लिए पूछा है. इट्स अ वेरिएबल फोर्स ना. ओके सर. लोगे सो वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx. लिमिट टाइम की दी हुई है कि टाइम 0 से 1 जा रहा है. अब प्रॉब्लम यह है कि वर्क डन डिपेंड करता है dx पर, लेकिन लिमिट दी है टाइम की, फोर्स दिया है टाइम की टर्म्स में. तो आपको किसी तरह से इस dx को टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना. तो dx को टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आसान तरीका है, dx को टाइम से डिवाइड कर दो, dx को dt से डिवाइड कर दो और इसे dt से ही मल्टीप्लाई. सर ये dx dt वेक्टर से आया ना? ये तो जस्ट f डॉट dx तो वर्क डन का फॉर्मूला था समझ. बस वेक्टर से डिवाइड किया और टाइम से मल्टीप्लाई. अब ये dx by dt देखिए, dx by dt क्या था, वेलोसिटी. हाँ अब्दुल्ला मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. अभी ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इसे हम टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो ये आ गया f डॉट v इंटू. एक्सक्यूज मी सर. जी जान. सर इसमें हमने इंटीग्रेशन में 0 और 1 क्यों लगाया अपने आप से ही? क्योंकि वो कह रहा है फर्स्ट 1 सेकेंड. फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब है 0 से लेकर ना वर्क डन कैलकुलेट करिए इन फर्स्ट 1 सेकेंड. फर्स्ट 1 सेकेंड सिंपली मींस फ्रॉम 0 to 1. ओके सर. अब्दुल्ला dx डिस्प्लेसमेंट था तो dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dx by dt वेलोसिटी हो गया. तो ये आ गया f डॉट v dt. फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एफ वी cos 0. फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है. फोर्स एंड वेलोसिटी एक्ट इन सेम डायरेक्शन. सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0. आप इसे लिख सकते हैं एफ वी cos 0. अब आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. दिस इज 0 to 1. फोर्स F है 2t. वेलोसिटी देखो कितना आया था, t स्क्वायर. dt. अब्दुल्ला ये जो dx by dt है इसी को तो वेलोसिटी लिखते हैं ना. वेलोसिटी इज dx over dt.
तो यहाँ जो dx by dt आएगा, इस dx by dt को वेलोसिटी लिख दो, ये dt रहा, ये dt रहा। अब इसे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, जरा इंटीग्रेट करो, बताओ। ये रहा सर हामिद। सर आप वहाँ वो W इज इक्वल टू, सर आपने जब वहाँ पर V रखा था ना वेलोसिटी, आप वहाँ से रिपीट कर सकते हैं? यहाँ तक, यहाँ से यस सर। देखो, फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं। जहां फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उनमें एंगल कितना होगा? कॉस। एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। 0 कॉस। इसको लिख दिया FV cos 0। cos 0 1 होता है। वैल्यू रख दी फोर्स की 2t, V की वैल्यू रख दी t स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करिए और मुझे आंसर बताइए जरा कितना। तो मल्टीप्लाई में ना 2t और t स्क्वायर। जी हाँ सर हाँ, कैसे? हम ऐसे नहीं कर सकते सर कि लिमिट को t 0 से 1 तक बोल के dt में dt में ना चेंज करके dx में ही रख के हम नहीं कर सकते कि t 0 पे x 0 और t 1 पे फाइनल लिमिट 1/3, फिर t को ही हम x में कन्वर्ट करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3x, ओके, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो dx की टर्म विद रिस्पेक्ट टू dx। आप खैर उससे लिमिट तो चेंज कर लेंगे, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बताओ क्या वहां पर आपका फोर्स भी x की टर्म्स में आएगी किसी तरह से? यस सर। कैसे? फोर्स हमारा 2t था ना सर। फोर्स क्या था? 2t। हाँ तो फिर हम यहाँ पर x इक्वल टू 1/3t क्यूब है ना सर, तो फिर t को क्यूब रूट ऑफ 3x नहीं कर सकते? बिल्कुल उस तरह से कर सकते, उस तरह से बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते। अच्छा ओके सर। यश का आया 1/2। युवराज आंसर। दिव्यांशी सर मैंने भी भेजा है। यश का आया हाफ, अनुभव आया, मैत्री का आ गया, युवराज का आ गया। okay. अब्दुल्ला का आया कुछ आंसर। और अब्दुल हन्नान आंसर। देखो सिद्धांशु, पोजीशन की इक्वेशन दी है 1/3t की, एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, which is dx over dt. So it's du over dt of t cube by 3. It's 1/3. The derivative of t cube is 3t to the power 3 minus 1. So इसके बाद सुधांशु इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज 2t, तो ये 2t न्यूटन हो गया। फिर हमने वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखा, यूजुअल एक्सप्रेशन, वर्क डन इज f डॉट dx। dt से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर, क्योंकि x की टर्म्स में मुझे इसे टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो dx ओवर dt को वेलोसिटी लिख दिया f डॉट v dt, f डॉट v को लिखा fv cos 0 dt, f is 2t, v is t square dt, 2t क्यूब dt हो गया। अब आखिरी काम सिर्फ ये रह गया, इस 2t क्यूब को इंटीग्रेट करो। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं, इट्स 0 to 1 t क्यूब dt, 2 अलग हो गया। इसे आप लिखोगे t to the power of 4/4, इट्स 0 to 1
वर्क डन हो गया इट्स 2/4 1 to the power 4 minus 0 to the power. So it's 1/2. So work done is 1/2 joule. मैं रब कर दूं ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 1 minus 0 तो अब्दुल्ला 1 होगा 2/4 ही तो है हाफ 4 बाहर चला गया t की लिमिट रखोगे ना 1 to the power 4 minus 0 to the power 4 चलिए इसको रब कर दें सो ये था वेरिएबल फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स गिवन है तो वर्क डन किया जाएगा एक और मेथड होता है ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क अगर आपको ग्राफ गिवन है तो देखो ग्राफिकली वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें ग्राफिकली कंपैरेटिव इजी होता है आपको ग्राफ गिवन है एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया है वाई एक्सिस पर फोर्स लिया है और ये कुछ इस तरह का हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है वो आपसे कहता है इस ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेट कीजिए तो देखो ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेट करने का मेथड है इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है यहां तक ये आपका वर्क है अगर ग्राफ गिवन है दैट मींस एरिया अंडर force versus displacement graph is work. So force versus displacement graph के अंदर जो भी एरिया आएगा that area is work. अब इसमें एक चीज और याद रखनी ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ना इसके ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव नीचे जो एरिया होगा वो नेगेटिव तो ऊपर वाले को अगर मैं लिखता हूँ +A1 तो नीचे वाला मुझे लिखना होगा -A इसे भी याद रखिएगा एरिया अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एरिया अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज पॉजिटिव and below displacement axis is negative. डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा नीचे का एरिया नेगेटिव तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन हो जाएगा +A1 प्रॉपर साइन के साथ लोगे ऊपर का एरिया अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए जितनी ज्योमेट्री आपने पढ़ी है क्लास 10 तक वो सारी ज्योमेट्री आप यूज करो जो भी आपने क्लास 10 तक ज्योमेट्री पढ़ी वो सारी की सारी ज्योमेट्री है सर हाँ हाँ कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम वेक्टर्स के लिए लेते थे ना सर जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे ग्राफ से तो फिर वर्क तो एक स्केलर है तो फिर क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते अगर वर्क डन का रिलेशन होता है कैस्पल FS cos थीटा ना यस सर अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए तो वर्क डन कैसा आता है नेगेटिव अब वो नेगेटिव वर्क डन थीटा तो तुमने देखकर बता दिया लेकिन ग्राफिकली भी तो वो नेगेटिव वर्क डन दिखना चाहिए भी है ना ओके सर
नीचे चला गया इसका मतलब वर्क डन। दैट्स yes. भाई इतना लिख लो, बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। डन सर। तो ग्राफिकल मेथड सीखना है, तो मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ, समक्ष लिखा, रब करूं इसे, समक्ष, Yes, sir. अब इसे ट्राई करो। देखो ये कंपैरेटिव इजी है समझ, इसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। जितना आपने क्लास 10 तक पढ़ा था वही एज इट इज ज्योमेट्री यूज होगी क्लास 10 तक की। सो ये कुछ ऐसा भी है। इसे ड्रॉ करते रहिए ग्राफ। सो ये ड्रॉ कर लीजिए, इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर। सर ये नीचे 5 तक का है। हाँ 5। ये ऐसे, ये पॉइंट का नाम एस दिया हुआ है, ये 5। इसको भी साथ में करेंगे। ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? आपको वर्क डन चाहिए? यस सर। ओके, हर्षित का आंसर भी आ गया। सो देखो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ना, मैं जो शेडेड एरिया दे रहा हूं, ये सारा शेडेड एरिया चाहिए। कुछ नाम दे देते हैं इसे। इसे कह देता हूं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया। सो एरिया 1 इज रेक्टेंगल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस दूसरा तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम 2 प्लस ट्राइंगल 3
minus triangle force. Triangle. So जो वर्क डन होगा दैट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया ये 10 और ये 2, ये आ जाएगा इट्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ट्रेपेजियम में देखो ये वाली जो साइड है, सारी साइड्स मार्क सर वो 10 मल्टीप्लाई का 1 नहीं होगा? ये वाली जो साइड है ये 1 हो गई, ये तो, हाँ तो जो फोर्थ ट्रायंगल है उसमें जो नीचे वाली वो है हाइट वो कितनी है? अच्छा ये कुछ मान लो यार, इसे -10 मान लो, -10 मान। तो रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल हाँ सर वो तो 5 अभी -10 को रेशियो से नहीं निकाल सकते कि एंगल क्यू आर और 3 के बीच का जो एंगल का रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होगा वहीं इधर भी रेशियो बराबर होना चाहिए क्योंकि एंगल बराबर है, तो फिर वैसे नहीं निकलेगा ये। वहां से भी आ जाएगा, अगर तुम वहां से लोगे तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा ना। यस सर। समझना है ये क्या कह रहा है, इसको इस डायमेंशन की जरूरत भी नहीं है, कह रहा है सिमिलर ट्राइंगल यूज करके निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस ट्रेपेजियम 2 प्लस ट्राइंगल 3 माइनस ट्राइंगल। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एक साइड 10 है एक 1 है, सो दैट इज 10 into 1। ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ, पैरेलल साइड्स आर, एक साइड यहाँ तक 10 हो जाएगी, दूसरी ये 15 हो जाएगी। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 1। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 3 से 4 का सेपरेशन 1, हाइट कितना हो गया 15, माइनस ये वाला ट्राइंगल बेस इंटू हाइट माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 10। सर ये तो 5 मार्क किया था आपने में पहले। एस नाम था उसका, S5 यहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नहीं बताया। मैंने वही पूछा था, तो मैंने उसके हिसाब से आंसर दिया 5। So that's 10 plus 15 by 2 कितना आ गया 25, 12.5। हाँ सर उसको -10 नहीं लेंगे लास्ट में? माइनस ही तो लिया मैंने। अच्छा तुम ये कह रहे हो मैं माइनस 2 बार यूज कर लूं? हाँ जी सर। नहीं, एक ही बार माइनस, या तो इसे प्लस रखो और यहाँ माइनस कर दो, एक बार माइनस आना चाहिए, सबट्रैक्ट कर दो। ओके सर। ऐड हो जाए तो ये आ गया 10 12.5 प्लस 7.5 कितना हो गया 20 30 25। मेहतरी, अब्दुल्ला, गौरव, अब्दुल्ला असलम का पहले गलत था, अनुभव 20 कैसे आया था, यश 27.5 क्यों आ रहा है? सर वो 5 ले लिया था नीचे की हाइट को। अच्छा अंश, अंशिका का कोई आंसर नहीं था, युवराज का भी आंसर नहीं था। सर बस इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे निकाल के इसको प्लस कर दिया। हाँ हमेशा जब भी ग्राफ दिया है तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स का निकालो और इसमें तो हमने एरिया ही निकाला सिर्फ, ये तो सिर्फ एरिया का क्वेश्चन हुआ। ये ऐसे ही होता है, एरिया ही निकालना होता है, एरिया ही निकालना होता है। तो वर्क डन एरिया के इक्वल होगा हमेशा। लेकिन कौन सा ग्राफ? सर ये वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला। सर यही अगर फोर्स और एक्सेलरेशन दी होती तो क्या आता? ना फिर नहीं आता, फिर आता फोर्स इनटू एक्सेलरेशन जो कुछ भी नहीं होता, वो एरिया कोई क्वांटिटी नहीं देता। तो सर बेसिकली एरिया होता क्या है, लाइक मल्टीप्लाई करके सिंपल ग्राफ का। सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम एक तरफ से देखें तो, और इनको मल्टीप्लाई करके देखो, वाई एक्सिस पर फोर्स है, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, वर्क डन आएगी।
हाँ जी सर। सर मतलब ऐसे तो फिर कोई भी क्वांटिटी अगर निकालनी हो उसके दो सब क्वांटिटीज लेके उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम हमने ग्राफ में बहुत करा था जब हमने ग्राफ पढ़ा था सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर। जी सर। चलो जी इसको मैं रब कर दूं। अच्छा अब वर्क डन देखो, वर्क डन में यही चीजें थी, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोजीशन और टाइम का फंक्शन, फिर ग्राफिकल मेथड। इन सब के बाद एक और चीज स्टार्ट होती है, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एनर्जी का। समक्ष मुझे टाइप्स ऑफ एनर्जीज बताते चले जाओ, कौन कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी सुनी हुई है? So kinetic energy, mechanical energy, और mechanical kinetics और भी बहुत सारी हैं। और बताओ, नाम बताओ। साउंड एनर्जी, Sound energy, yes sir. और सर nuclear सर thermal भी। हीट में आगे लाइट। light energy, yes sir. chemical energy. अब ये सारी एनर्जीज हमें मैकेनिक्स में नहीं पढ़ी। मैकेनिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। सर आपकी वॉइस इतनी लो क्यों आ रही है? दूर बैठा हूँ शायद। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होगी। ये काइनेटिक भी हो सकती है और ये मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है। तो दो तरह की मैकेनिकल एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। इतना लिख लीजिए, मुझे लगता है आज हो पाएगा। जानवी आज का समझ में आया? ग्राफ वाला पोर्शन हमारा इंटीग्रेशन में तो परेशानी आ रही होगी। यस सर, थोड़ा थोड़ा आया। कौन सा ग्राफ वाला भी? पूरी यस सर। अच्छा, लिख लीजिए, तो यही छोड़ते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। सर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था एक। बोलो सर ग्राफ वाला सर तो पूरा आ गया था, बस वो इंटीग्रेशन थोड़ा सा। इंटीग्रेशन तो मैं सिखा दूंगा, कल से पहले मैं सिखा दूंगा। हाँ यश बताओ क्या था क्वेश्चन? सर डाउट था आई मीन। बताओ बताओ, अब कुछ क्वेश्चन अगर बता पाओ मुझे तो। सर अगर बॉडी जब नीचे टच हो जाती है आई मीन आ जाती है वापस ग्राउंड पे, तो उसके बाद सर उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v हो जाएगी क्या फिर से? हाँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी वही रहेगी। ये था ना, अगर u एक्स एक्सिस के लॉन्ग का u है, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो vx ux के इक्वल हो। इफ दिस इज ui तो vy माइनस ऑफ ui के इक्वल हो जाएगा। देखो सुनो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यश एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? नो सर। तो एक्स के लॉन्ग तो हमेशा सेम रहेगी। वाई के लॉन्ग मोशन कैसा होता है? पैराबोलिक। वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग यश फ्री फॉल, यस सर। क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल। तो जिस वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करोगे उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो वी वाई इज माइनस यू वाई। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो तुम्हारी वेलोसिटी वी यू के इक्वल आ जाएगी। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। मीन्स अगर ये 10 है तो ये भी निकल कर 10 आएगा। शायद प्रोजेक्टाइल में जो पहला न्यूमेरिकल कराया होगा मैंने, उसमें एक पार्ट में इस चीज को करके दिखाया था आपको कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एग्जैक्टली उसी से ग्राउंड को स्ट्राइक करो। सर और स्ट्राइक करने के बाद ये एक्स के अलोंग ट्रैवल करते रहेगा? नहीं, एक्स के लॉन्ग ट्रैवल नहीं करेगा, ये स्ट्राइक कर गया बस। अब इसके बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कोलिजन पर। अब दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। प्रोजेक्टाइल में हम ये नहीं पढ़ते कि स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, प्रोजेक्टाइल में तो हम सिर्फ ये पढ़ते हैं स्ट्राइक कर गया। अब स्ट्राइक करने के बाद की कहानी तुम वर्क एनर्जी इन पावर में पढ़ोगे, दैट डिपेंड्स कि कोलिजन कैसा है।
इलास्टिक कोलिजन है तो हो सकता है ऐसे चला जाएगा, इन इलास्टिक है तो हो सकता है ऐसे जाए, और ऐसा सकता है कि एक्स के अलॉन्ग ही मूव करना शुरू, तो वो कोलिजन डिसाइड करेगा जो हम इस चैप्टर में करें। सर यस मेथी। सर वो वाली क्लास कल है ना? जी कल। ओके सर। सर थैंक यू सर सर। हाँ कैसे? सर हाँ मेरा एक लॉजिक पूछना था कि वो एक रॉड होता है ना सर, यूनिफॉर्म रॉड, हाँ अगर यूनिफॉर्म रॉड का दो पार्ट्स ले ले, एक 1/3 और सेकंड पार्ट ले ले और वो यूनिफॉर्म हो, तो फिर 1/3 पे फोर्स कौन सा लगेगा सर? 1/3 पार्ट पे। ये एक दूसरे पर यस सर। वैसे तो जनरली रॉड की नहीं ये एक ही रॉड है सर। अगर तुम यहाँ से कह रहे हो ना ये इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये यहाँ नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, ये इस पर नॉर्मली एक्शन। सर वैसा करता हो तो पूरा इक्वेशन अजीब हो जाता है। नहीं, असली होता है सर। ये जो चीज है ना, ये यूजुअली हम मासिव स्ट्रिंग में पढ़ते हैं, तो जिसे मैं नॉर्मली एक्शन कह रहा हूँ उसकी जगह टेंशन दे देते हैं कि हर पार्ट एक दूसरे को खींचेगा, तो उसे हम टेंशन में ले लेते हैं। अब कल एक से ऐसा सर उस दोनों साइड से अलग अलग टेंशन आता है सर, लगता है, और फिर ये तो पूरा एक ही रॉड है ना सर? तो पूरा ऐसी एक ही रॉड है। हमने एक स्ट्रिंग की प्रॉब्लम करी थी, मासिव स्ट्रिंग करी थी। मैंने कहा था स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर दी, स्ट्रिंग के अलग अलग पोर्शन पे निकालो। वैसी तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। हमने एक प्रॉब्लम करी थी टेंशन, यस सर। तो यहाँ अगर निकालनी है तो दो को अलग अलग पार्ट मान लो। तुम रॉड में जो 1/3 और 2/3 कह रहे हो ना, 1/3 और 2/3 को दो अलग अलग रॉड, यस फिर टेंशन निकाल दो, यस सर। करो आएगा, नहीं आया तो वैसे किया सर, मैंने वही किया, पर इक्वेशन अजीब आया पूरा। 3 इक्वेशन बना क्योंकि टेंशन अलग होता है ना सर, वहाँ पर फोर्स राइट में अलग और लेफ्ट में अलग था सर। फिर नीचे का वाला मैंने वैसे ही किया कि दो ब्लॉक को साथ रखते ही एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शंस लगाएगा, मुझे वो नॉर्मल रिएक्शंस ही निकालना था। पर मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूं सर बाद में? फिर करो, फिर नहीं होता तो मुझे भेज दो, मैं कल क्लास 10 मिनट ओके पहले सर।